नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कोरोना की दूसरी लहर की बेकाबू रफ्तार अब थमती हुई दिखाई दे रही है। देश और प्रदेश में नए केस का ग्राफ घटता जा रहा है तो रिकवरी रेट में बढ़ोतरी दिख रही है। कोरोना से निपटने की रणनीति को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 60 से अधिक जिलों के उपायुक्त और मजिस्ट्रेट के साथ चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ से जुड़े। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को ग्रामीण अंचल की, ग्रामीण इलाकों की जो योजनाएं चल रही हैं, चलाई जा रही हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी दी कि किस तरह से 6700 से अधिक गांवों में घर घर सर्वे और स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पीएम मोदी ने कोविड मैनेजमेंट प्रबंधन के लिए राज्य सरकार और प्रशासन के प्रयासों की सराहना भी की। कोरोना से निपटने की ताजा रणनीति क्या है, खुद उन डीसी की जुबानी आप सुनेंगे जो पीएम मोदी के साथ बैठक में मौजूद थे। उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ताजा जो हाल है वो हम आपको दिखा देते हैं कि मौजूदा स्थिति में हरियाणा कहां खड़ा है। जानने वाली जरूरी बातें। 24 मई सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि। यह सबसे बड़ा फैसला लिया गया संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए। बुधवार को कोरोना के 6818 नए केस आए, लेकिन 11821 लोग ठीक भी हुए, यानी जो ठीक होने वाले हैं उनकी गति अब बढ़ चुकी है। 24 दिनों के बाद 15 मई से नए मरीजों की संख्या 10,000 से कम हुई, क्योंकि बीच में यह आंकड़ा उसके पार या लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था। तो यह मोटी मोटी जानकारी महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा का जो असर है वो दिखाई देने लगा है। और साथ में आप देखिए ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं दिनांक और उसके साथ नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आंकड़ा पहले या कहें कि पिछले कुछ हफ्तों में लगातार ग्राफ के तौर पर ऊपर बढ़ता दिख रहा था, अब उसमें एक गिरावट है, अच्छी गिरावट है। और जो रिकवरी रेट है उसमें वृद्धि हुई, 87 के वो पार है। यह अपने आप में बेहतर है। प्रधानमंत्री जो कि देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और उपायुक्तों से, मजिस्ट्रेट से संवाद कर रहे थे, वहां पर इन्हीं तमाम चीजों की रूपरेखा को समझने की कोशिश की गई। हमारे साथ यशपाल यादव साहब हैं, डीसी फरीदाबाद, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है यशपाल जी आपका। और श्यामलाल पुनिया जी हैं जो कि डीसी सोनीपत, और ये मौजूद भी थे आज बैठक में। बहुत स्वागत है श्यामलाल जी आपका भी। सबसे पहले श्यामलाल पुनिया साहब, प्रधानमंत्री के साथ संवाद हुआ, हरियाणा के प्रबंधन को लेकर उन्होंने सराहना भी की। क्या क्या प्रबंधन की बातें आप लोगों ने बताई जो हरियाणा ने राज्य स्तर पर शुरू किया था और उसका एक असर भी सकारात्मक दिखाई दिया? जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो संवाद रखा से बहुत कुछ हमें जो जमीनी स्तर पर अलग अलग राज्यों के जो जिलाधिकारियों ने प्रेजेंटेशन भी एक दिया, और उसमें जो चीजें निकल के सामने आई, जो नवाचार जिन जिन जिलों में चल रहे हैं, उससे हमें एक क्रॉस लर्निंग में भी मदद मिली। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन था कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कैसे सेकंड वेव एक प्लेट्यू की तरफ अब इस समय बढ़ रही है, और आने वाले समय में हम कैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे मैन पावर और रिसोर्सेज को मोबिलाइज करें ताकि जो तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं उस चुनौती से हम बखूबी निपट पाएं। तो जो नवाचार, चाहे जो ऑक्सीजन प्रबंधन को लेकर हो, या फिर जो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स हो, या फिर जो ऑक्सीजन को लेकर जो ऑडिट्स की गई है जिलों में, और किस तरह से हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाई गई, कैसे जो जिलाधिकारियों ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर किस तरह से जो बेड प्रबंधन को उन्होंने मैनेज किया, कैसे जो इंफॉर्मेशन एक रियल टाइम में उसकी अवेलेबिलिटी करवाई, ना सिर्फ पेशेंट्स के लिए बल्कि उनके तीमारदार और जो फैमिली मेंबर्स को भी एक स्ट्रेस की जो घड़ी में किस तरह से उनको सुकून पहुंचाया जाए, उस और मतलब खास हमारा फोकस था। तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो आज हमें सीखने को मिला और जिस तरह का जो इंटरेक्शन रहा, वो हमारे लिए काफी एक संजीवनी का काम करेगा। आने वाले दिनों में हमें एक हमारी जो दिशा, एक नई दिशा और रणनीति बनाने में हमें काफी मदद मिलेगी। ठीक है यशपाल यादव साहब, फरीदाबाद को भी अगर हम देखें तो बीच में स्थिति तमाम जो राज्य थे उनके भी खराब हुए, तो हरियाणा में भी उसका असर दिखा। साफ तौर पर उसका सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली से सटे इलाकों में दिखा, फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो। लेकिन अब स्थिति सुधरने लगी है। जैसा श्यामलाल जी ने कहा कि आज उन तमाम चीजों से और जो नवाचार प्रयोग किए गए थे उससे प्रधानमंत्री को भी अवगत कराया गया। हरियाणा सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से लगातार इन चीजों की मॉनिटरिंग होती है। आप लोग उनको जानकारी देते रहे और जो भी नई तब्दीलियां करनी थी इस परिस्थिति को देखकर
उसमें आप लोगों ने हर एक कदम उठाने की कोशिश की। चुनौती बड़ी थी, लेकिन अब उसका नतीजा निकलता दिख रहा है। थैंक यू अतुल प्रताप जी, सबसे पहले शो पे मुझे इनवाइट करने के लिए। जी। और मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 3-4 जिले हैं जो दिल्ली के साथ में सटे हुए हैं, पहली वेव को भी और दूसरी वेव को भी अगर हम देखें तो दिल्ली के साथ ही चलते रहे हैं। जैसे जैसे वहाँ संक्रमण बढ़ता है, हमारे यहाँ पर भी संक्रमण बढ़ा है। लेकिन फर्स्ट वेव के दौरान भी और इसमें भी हमने न केवल लोगों के सहयोग से, सरकार के सही मार्गदर्शन से प्रथम वेव को भी कंट्रोल किया और सेकेंड वेव भी कुछ दिनों के अंदर ही वो भी कंट्रोल में आ गई। तो स्थिति काफी तेजी से सुधर रही है, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर मरीजों की संख्या के लिहाज से देखें, एक्चुअल में जो कुल नंबर रोज जो आ रहे हैं उनके लिहाज से देखें, या हमारी जो पॉजिटिव रेट है वो जो लगातार गिर रही है उसके लिहाज से देखें, तो स्थिति बेहतर, बहुत बेहतर होती है। जी, ठीक है। श्यामलाल पुनिया साहब, जैसा आपने भी कहा, यशपाल जी भी कह रहे हैं, एक बेहतर स्थिति की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन चुनौती वाकई बड़ी है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी जो प्रयास किए गए उससे तत्काल खत्म हो जाएगी, ये चुनौती लंबी चलने वाली है। और जैसा आपने खुद भी कहा था कि अवगत कराया आपने प्रधानमंत्री को कि हम थर्ड वेव अगर आती है तो उसकी भी तैयारी अभी से कर रहे हैं, इस बार हम नहीं चूकेंगे। अगर मैं खासतौर से फोकस करके आपसे पूछूं, आप लोगों ने खुद व्यक्तिगत तौर पर क्या नवाचार इस तरीके की व्यवस्थाएं दी जिसका जिक्र वहां पर हुआ? हरियाणा सरकार की गाइडलाइंस थी, हरियाणा सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से तो आप लोगों को निर्देश दिया जाता रहा होगा, लेकिन खुद एक प्रशासनिक अधिकारी कई बार जब अपने जिले को देखते हुए, अपने इलाके को देखते हुए, वहां की भौगोलिक स्थिति को समझकर, वहां की चुनौतियों को समझकर कुछ काम करना चाहता है तो उसमें अलग एक स्वरूप दिखाई देता है और उसका परिणाम भी कहीं ना कहीं कई जगहों पर दिखा भी है। जी अतुल जी, देखिए जैसे मैंने भी बताया, और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे, उनके मार्गदर्शन में जो रूरल जो एरियाज हैं उन पे अभी जो सभी जिलों का फोकस बढ़ा है, उनमें जो टेस्टिंग की बात हो, ट्रेसिंग की बात हो, या फिर उनके ट्रीटमेंट की बात हो जी, तो इस दिशा में मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमने जो बीपीएस खानपुर हमारा मेडिकल कॉलेज है, उसके 120 पीजी छात्रों के सहयोग से हमने एक टेली कंसल्टेशन सेंटर शुरू किया। तो 11 मई को इसकी शुरुआत हुई और अब तक लगभग हम 100 पेशेंट्स को रेफरल वहां से करवा पाए और 15,000 के लगभग वहां से पेशेंट्स को डेली कॉल हुई है टेली कंसल्टेशन के माध्यम से, जो काफी कारगर हुआ हमें होम आइसोलेशन में जो हमारे पेशेंट्स थे उनको मॉनिटर करने में। इसी तरह जो ऑक्सीजन ऑडिट जो राज्य सरकार के मार्गदर्शन में जो चल रहा है, आईआईएम रोहतक के टीम के साथ में हमने बीपीएस खानपुर मेडिकल कॉलेज का भी ऑक्सीजन ऑडिट कराया। और बाकी भी जो राज्य सरकार के निर्देशन में जो हमने ऑक्सीजन प्लांट हो या फिर हॉस्पिटल्स हो, उनमें जो ऑक्सीजन की जो यूटिलाइजेशन है जी, उसकी भी हमने ऑडिट कराई। और उससे सोनीपत की यदि बात करूं तो खासकर मैं 4 मेट्रिक टन पर डे के हिसाब से यदि मैं कहूं तो उतनी बचत हम इससे कर पाए। तो हमने जो ऑक्सीजन प्लांट्स में जो हमारी स्टोरेज की कैपेसिटी थी तो 1 मई के आसपास से 20 मेट्रिक टन थी, इसको अब बढ़ाकर और नई जगह चिन्हित करके इसको 90 मेट्रिक टन हमने कर दिया। इसी तरह हरियाणा के 6 जिलों में जो पीएम केयर्स के अंतर्गत जो पीएसए प्लांट लगे थे जी, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में 1 सप्ताह में ये मई फर्स्ट वीक में सारे प्लांट चालू हो गए। और सोनीपत जिले में जो मेडिकल कॉलेज में 180 सिलेंडर प्रतिदिन की क्षमता वाला एक पीएसए प्लांट अभी इसी 1 सप्ताह में और वो चालू हो जाएगा, जो हम सीएसआर के माध्यम से करवा रहे हैं। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सबको आज हमें निर्देशित भी किया और सबका मार्गदर्शन किया कि आने वाले समय में हमें जो छोटे बच्चे हैं उनके हिसाब से जो जरूरतें हैं, भले ही वो आईसीयू की हो या फिर जो क्रिटिकल केयर की हो, उनको हमें चिन्हित करके एक मिशन मोड में उसको आने वाले समय में लेना होगा, ताकि जो थर्ड वेव से निपटने के लिए हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो मजबूती हमें करनी है, और खास तौर पर जो ग्रामीण इलाकों में उन्होंने जोर दिया कि जो लोगों की समझाइश है उनको यदि राइट मैसेज राइट टाइम पे यदि चला जाए तो हम उससे बखूबी निपट पाएंगे आने वाले समय में। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो राइट मैसेज है, सही संदेश है, वो सही समय पर भी जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम भी इंडिया न्यूज हरियाणा पर हर दिन ओपीडी चलाते हैं, उसमें डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे दर्शक जब जुड़ते हैं तो वहां पर बहुत सारे भ्रम वाले सवाल भी आते हैं। वो भ्रमित है वैक्सीनेशन को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर, या फिर अगर वो होम आइसोलेशन में है तो किस तरीके से वो अपना उपचार करा रहे। तो जागरूकता भी होनी चाहिए और सही जानकारी, सही संदेश भी होना चाहिए।
यशपाल यादव साहब, जैसा कि ग्रामीण अंचल पर खुद प्रधानमंत्री ने फोकस किया, हरियाणा सरकार भी लगातार उसको लेकर प्रयास कर रही थी, आप लोग भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे थे। फरीदाबाद का भी एक, चूंकि स्मार्ट सिटी है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण अंचल का है। जो ग्रामीण अंचल में इस बार सेकेंड वेव में चुनौती आई, वहां पर सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि जानकारी का न पहुंच पाना या जानकारी का प्रशासन तक भी ना पहुंच पाना, और उसमें कहीं पर चूक तो हुई। अब वहां वो चुनौती आप लोग कैसे खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ढांचा बड़ा है और हर घर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, वो आप लोगों के लिए वाकई समस्या है। लेकिन क्या उसकी कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि निगरानी समितियों को जिम्मा दिया गया, वहां से रिपोर्ट ऊपर आती है तो एक एक गांव पर नजर रखना थोड़ा सरल हो जाता है। के अंदर एक स्पेशल कैंपेन चलाया गया जिसके अंदर ये निर्देश दिए गए कि प्रत्येक गांव को हमने जाना है, वहां पर स्क्रीन करना है। तो उसके लिए हर गांव के अंदर कमेटी बनाई गई और कमेटी के अंदर विभिन्न विभागों से 4 ऑफिशियल किए गए और उनको ग्राउंड वर्क करने की कहा गया। उनके साथ में हेल्थ के वर्कर्स जोड़े गए और प्रत्येक हेल्थ वर्कर को स्क्रीन करने के लिए टारगेट किए गए। वो घर घर में जाते हैं और किसी भी तरह के बीमारी के लक्षण जिन व्यक्तियों में मिलते हैं उनके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। गांव के अंदर भी आइसोलेशन सेंटर्स बना दिए गए हैं। इस तरह की बीमारी के लक्षण वालों को वहां पर आइसोलेट किया जाता है और टेस्ट में अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिर फर्दर उनका इलाज का, चाहे उसको कोविड केयर सेंटर में जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है वहां ले जाना हो या किसी बेटर हॉस्पिटल में ले जाना हो, वो सब चीजें वहां पर चल रही हैं। तो फरीदाबाद जिले के अंदर भी 50 गांव के अंदर हमने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हैं। वहां पर इलाज की भी सुविधाएं हैं और प्रत्येक गांव के अंदर स्क्रीनिंग भी चल रही है। तो स्क्रीनिंग के बाद में ये अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के लक्षणों वाला पाया जाता है तो उसका इलाज हम लगातार कर रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि लगभग 82% जो पॉपुलेशन है वो शहरी पॉपुलेशन है, शहर के तौर पर लोग यहाँ रहते हैं, तो गाँव के अंदर उतनी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और हमारी जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं 46 हैं टोटल, उसमें से काफी बड़ी इंस्टीट्यूशंस गाँव के अंदर भी हैं और सौभाग्य से 2 बड़े हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। एक अल्फला मेडिकल कॉलेज है धोस गांव में है और एक अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज है जो कि खाइसा गांव के अंदर है। तो दोनों तरफ के ग्रामीण क्षेत्र को मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध है और लोगों को वहां ले जाकर उनका इलाज की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करवाई गई हैं। तो गांव के अंदर यहाँ कोई ज्यादा इस तरह से दिक्कतें नजर नहीं आ रही हैं और स्थिति नियंत्रण में है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया कि अगर फरीदाबाद की हम बात करें तो शहरों की स्थिति की तुलना में बनस्पत अगर हम देखें तो गांव की स्थिति बेहतर है, लेकिन फिर भी गांव-गांव तक किस तरीके से आप लोगों ने अपने तमाम कर्मियों के चलते उनका सहयोग लेकर, उनकी ड्यूटीज लगाकर गांव नहीं बल्कि गांव के घर-घर तक पहुंचने की आप कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग आगे की वो भी है। यहां पर सबसे अहम सवाल ये हो जाता है, जिस तरीके से मौजूदा परिस्थिति है उसमें चुनौती तो सबके लिए है। अब पुनिया साहब, आपसे सवाल यह होगा कि जो प्लानिंग थी उसका हमें परिणाम मिला, लेकिन अब आगे की जो प्लानिंग है वो लंबे समय के लिए करनी है। और जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने फोकस किया ग्रामीण अंचल पर और खास तौर से अब बच्चों के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो 3rd वेव होगी उसमें बहुत संभव बच्चे ही इसके हिट में आएंगे। तो वो प्लानिंग किस पैटर्न पे हो रही है? क्या कुछ नए सेंटर्स बनाने की भी उनके हिसाब से तैयारी करने को कहा गया है? देखिए अतुल प्रताप जी, जो क्रिटिकल केयर की हम बात करते हैं तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश साफ था कि जो हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या उस हिसाब से बढ़ाई जाए जिसमें जो बच्चों के लिए जो बेड्स हों या वेंटिलेटर्स हों उनको उस हिसाब से टेलर मेड हम तैयार करवाएं, ताकि यदि जरूरत पड़े तो जिले में जो जनसंख्या के आंकड़े के हिसाब से जो जितना बच्चों का परसेंटेज है और उसको भी एक ग्राम स्तर पर हो या फिर वार्ड स्तर पर, मतलब पूरे जिले भर में उसको एक प्रॉपर प्लान वे में उसको आइडेंटिफाई करके और उसके जो रेफरल के कैसे सेंटर होंगे, कैसे उपचार होंगे, तो उसमें जो मैन पावर है और जो रिसोर्सेज हैं उनको समय रहते इन्वेंटराइज किया जाए और सिविल सोसाइटी, एनजीओज और जो तमाम सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सहयोग लेते हुए एक मिशन मोड में आगे बढ़ने का एक हमारा फुल प्रूफ प्लान बने, इस ओर माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस था। ठीक है, यहां पर जो फोकस पॉइंट है वो आप लोग लगातार बता रहे हैं कि आप लोग पहले से भी क्या कर रहे थे और जो आज प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हुई है तो उसमें आप लोगों को और क्या मार्गदर्शन दिया गया है आगे भविष्य की प्लानिंग के लिए। यशपाल यादव साहब, अगर हम देखें
तो जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का दूसरी वो लहर और उसमें अब फंगस को लेकर भी स्थिति खराब हो रही है। 220 केस हरियाणा में ही। वहां पर दो चीजें, एक कि उस फंगस से लोगों का बचाव हो और दूसरा सही जानकारी भी लोगों तक रहे। मुझे लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों के होने के नाते आप लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और आप लोग लगातार कर भी रहे हैं, लेकिन कई बार फिर भी सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही। अभी भी बहुत सारे हमारे साथ लोग जब जुड़ते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मुझे कोरोना हुआ था तो ब्लैक फंगस भी होगा। अब पटना में 4 केस व्हाइट फंगस के निकले तो एक नई बीमारी के तौर पर उसको देखने लगे। एक डर का भाव पैदा हो रहा है, जहां पैरेलली हमें कोरोना संक्रमण से और उसके साथ साथ थर्ड वेव जो आ सकती है उसकी तैयारी करना है, लड़ने के लिए इस फंगस से लड़ना है वो भी है, और साथ में दूसरा ये कि लोगों तक जानकारी भी सही पहुंचे ताकि अगर उनमें सिम्टम्स हैं तो उचित समय पर वो अस्पताल पहुंच जाएं, जैसा निर्देश भी किया गया है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि अलग से 20-20 बेड रखे जाएं। इसका हरियाणा सरकार के द्वारा जो एपिडेमिक एक्ट है हमारा, उसके तहत इसको ऑलरेडी नोटिफाइड डिजीज मान लिया गया है। और ऐसी हालात के अंदर जब भी किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई भी मरीज आता है तो उसकी सूचना चीफ मेडिकल ऑफिसर को भेजनी जरूरी होती है। तो एक ये सिस्टम ऑलरेडी सरकार के द्वारा किया गया है। सरकार ने जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे, उनको डेजिग्नेट कर दिया है कि वहां पर इसका इलाज होगा। मेडिसिन और वैक्सीन जो इसके लिए चाहिए उसके लिए उन्होंने सिस्टम क्रिएट कर दिया है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी, उसके लिए ईमेल एड्रेस जारी कर दिया गया है जिसके माध्यम से इसकी अगर जरूरत होती है तो वो वैक्सीन अवेलेबल हो जाती है। हमने लोकल लेवल के ऊपर ये सारे जो कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं विभिन्न माध्यमों से, आप जैसे चैनल्स के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। इसके अलावा हॉस्पिटल और बाकी डॉक्टर्स को इसकी पूरी जानकारी हो, वेबिनार के माध्यम से ट्रेनिंग सेशन किए गए हैं। ऐसी ही एक पहल आज भी हमारे जिले में हुई जिसमें 5 बजे से लेकर 7 बजे तक शाम को डिफरेंट हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स थे उनको सबको वेबिनार में लेकर आया गया और जो एक्सपर्ट डॉक्टर थे उन्होंने उन सब का मार्गदर्शन इस बारे में किया। बड़ा अच्छा इंटरेक्टिव वो सेशन रहा और उसके माध्यम से भी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, क्योंकि यही डॉक्टर्स हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर जो इस तरह के पेशेंट आते हैं उनको ट्रीट करते हैं, तो उनके माध्यम से भी ये सारी सूचना जाएगी। तो हमारी तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से ये पूरी प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति तक इस बीमारी के लक्षणों के बारे में, कैसे इसका इलाज होगा उसके बारे में, कहाँ पर इसका इलाज होगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन जाए और इसके साथ साथ डॉक्टर्स को भी इसके बारे में पूरी तरह से वो अपडेटेड रहें। तो ये प्रयास लगातार जारी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको भी सही तरीके से इसके बारे में जानकारी भी रहे और जो सरकार की गाइडलाइंस है जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि इसको ना सिर्फ नोटिफाई कर लिया गया है पैंडेमिक एक्ट के तहत, बल्कि उसके साथ साथ जैसे दिल्ली ने अब शुरू किया, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि वो 3 सेंटर इसके लिए अलग से बनाएंगे। तो हरियाणा में पहले से ही ना सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए बोल दिया गया था बल्कि अलग अलग जगहों पर तमाम हॉस्पिटल्स में 20-20 बेड अलग से रखने की और उसकी पूरी जानकारी देने की बात भी कही गई। ये कदम हरियाणा ने पहले ही उठाया था, पहला ही राज्य एक तरीके से। यहां पर श्यामलाल पुनिया साहब, वैक्सीनेशन को लेकर भी सवाल है। कई लोग कहते हैं कि जो सरकार ने अभी तक व्यवस्था की है इसका दायरा और बड़ा होना चाहिए, मांग अब उठने लगी है इस तरीके की। क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा हुई और कोई प्लानिंग इस पर हो रही है? आप लोगों के मन में कुछ था जिसको आप लोगों ने साझा किया उस सरकार से कि हां सेंटर्स और कैसे बढ़ाए जा सकते हैं? टीके को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर ये कहा जा रहा कई राज्यों की तरफ से कि हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हरियाणा की स्थिति क्या है, आपके जिले की स्थिति क्या है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अध्यक्षता में आज जो बैठक हुई उसमें माननीय जो हमारे स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार, उन्होंने ये बताया कि एक ऐसी व्यवस्था अभी उन्होंने करी है कि जिसमें हर राज्य को आगामी 15 दिन में कितने टीके आवंटित होंगे, कितनी उनकी सप्लाईज मिलेंगी, उसकी सूचना 15 दिन पूर्व मिल जाएगी। उसके हिसाब से राज्य अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जैसे सोनीपत की यदि मैं बात करूं तो लगभग 70% जो 45 प्लस उम्र के जो व्यक्ति हैं उनका हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं और जो टारगेटेड पॉपुलेशन हमारी जिनको वैक्सीनेट होना है वो लगभग 8 लाख है। तो अब उसका यदि कुल का देखें तो हम 40% तक वैक्सीनेट कर पाए हैं। ठीक है। तो जिस हिसाब से हमें स्टॉक्स मिल रहे हैं उस हिसाब से हम अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, सेंटर्स की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। और जो स्लॉट्स में जो बुक करने की बात है, क्योंकि सेंट्रलाइज पोर्टल है, इसमें कोई भी व्यक्ति कहीं का भी स्लॉट बुक कर सकता है। तो इसमें लोगों को थोड़ी एक घबराहट और छटपटाहट है कि हम जल्दी से जल्दी अपना बुक करके और सबसे पहले लगवा दें।
लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि ये समयबद्ध तरीके से जिस आपकी आईसीएमआर की और भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है कि कितने समय बाद में दूसरा टीका लगना है, पहला टीका कब लगना है, और यदि आप कोविड संक्रमित होके यदि ठीक हुए हैं तो उसके कितने दिन बाद टीका लगना है। तो इन गाइडलाइंस के मद्देनजर जो सरकार की व्यवस्था है उसके अनुरूप हम सारी जो इंतजाम कर रहे हैं। लोगों को थोड़ा धीरज रखना होगा और उसमें सबका नंबर सने सने आएगा, और प्लांट वे में यदि हम आगे बढ़े तो सब धीरे धीरे करके हम उनको कवर कर पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया यशपाल यादव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया श्यामलाल पुनिया साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डीसी एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा प्रधानमंत्री के साथ जो बातचीत हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उसमें क्या आगे के लिए उनकी तरफ से मार्गदर्शन दिया गया, क्या निर्देश दिया गया, और कैसे जो प्रयास अधिकारियों ने किए, सरकार ने अपने निर्देश के अनुसार उनसे करवाए, उन तमाम चीजों को अगर देखें तो हरियाणा की उसके लिए सराहना तो की गई, लेकिन यह भी कहा गया कि आगे के लिए हमें अभी से तैयारी करनी है। वो चाहे थर्ड वेव की आशंका के मद्देनजर करिए या सेकंड वेव के झटके के मद्देनजर करिए, लेकिन आपको फोकस रखना होगा, और यह दायरा सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि ग्रामीण अंचल में भी उसी लिहाज से आगे बढ़ाना होगा।